अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन के साथ मैं हूं शाहजेब अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। आज का स्पोर्ट्स एक्शन कुछ ज्यादा एक्शन में होने वाला है, और क्यों ना हो शाहजेब, क्योंकि आज टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम इन एक्शन हैं। बिल्कुल, 24 साला ये अरशद नदीम इस वक्त फाइनल राउंड में है, जिसको मेडल राउंड कहा जाता है। पूरी कौम की नजरें इस वक्त टोक्यो ओलंपिक्स 2020 पर हैं, क्योंकि जेवलिन थ्रो का वो मुकाबला जिसमें पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया और टॉप 12 में आया, और अब वो टॉप 8 में भी अरशद नदीम पहुंच चुके हैं, और अब आखिरी चांस उनके पास रह गया है, आखिरी बारी रह गई है। और सिद्रा, हमारी अभी भी उम्मीदें यही हैं, क्योंकि वो 84.62 मीटर पर तो थ्रो कर चुके हैं। अभी भी उम्मीद की जा सकती है कि वो इससे ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी है। उनके जो कोच है वो भी हमें ये बता चुके हैं। उनके कोच और उनके वालिद साहब ये कह चुके हैं कि अरशद 90 मीटर तक थ्रो कर सकते हैं। तो क्यों ना अरशद ये करें, क्योंकि पूरी कौम की दुआएं इस वक्त उनके साथ हैं। हमारी दुआ ये है कि इस बार अरशद जो थ्रो करें, फाइनल थ्रो करें, वो 90 मीटर के करीब जाए, क्योंकि इसका जो नताइज हैं वो हाईएस्ट थ्रो पर आएंगे। तो जिसका हाईएस्ट थ्रो होगा वो फातेह करार पाएगा। पाकिस्तान के लिए शाहजेब वैसे ये भी बहुत बड़ी बात है कि टॉप 8 एथलीट्स में पाकिस्तान का एथलीट पहुंच चुका है और यहाँ पर अपनी जगह बना चुका है। हम देख रहे हैं कि अरशद नदीम दोबारा आ चुके हैं। आखिरी मौका है अरशद नदीम के पास। हम ये देख रहे हैं कि अब इनकी थ्रो कहां तक जाती है। 84.62 मीटर की थ्रो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये आखिरी मौका था जो अरशद नदीम का बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी अटेम्प्ट थी, जिसमें वो 84.62 मीटर थ्रो कर चुके हैं, उससे वो टॉप 5 में तो पहुंच चुके हैं और उन्होंने क्वालिफाई किया। यही हमारी कौम के लिए एक बड़ी फख्र की बात है। पाकिस्तान का परचम ऑलरेडी बुलंद हो चुका है। फख्र का जिक्र कर रहे हैं तो क्यों ना हम फख्र आलम से बात कर लें, क्योंकि वो हमारे साथ में हैं। फख्र आलम साहब, मेरी तो हार्ट बीट इस वक्त बहुत तेज हो रही है। हम तो इस सनसनीखेज मुकाबले में इतने डूब चुके हैं, दुआएं कर रहे हैं सुबह से। आपकी क्या सिचुएशन है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी कौम को, हम सबको बड़ा खुश होना चाहिए कि हमारा एक पाकिस्तानी जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर दुनिया की सबसे बड़े स्टेज पर एथलेटिक्स के पाकिस्तान का झंडा जो था, आज टी शर्ट थी जिसपे पाकिस्तान लिखा हुआ था, नुमाइंदगी कर रहा था। मेरी नज़र में अरशद मलिक जो है वो कौमी हीरो, वो सारे मेडल जीत चुका है। और पूछें क्यों जीत चुका है? जिस मुल्क में जेवलिन फेंकने का कोई ग्राउंड ना मौजूद हो अवाम के लिए या लोगों के लिए या एथलीट्स के लिए, जहाँ पे सहूलियात ना हो, जहाँ पर ना कोई तरतीब दी हो खेलों को, वहां से इस तरीके से किसी का निकल कर दुनिया में 8वें या 5वें नंबर तक पहुंचना भी किसी मेडल से, किसी कप से, किसी ट्रॉफी से कम नहीं है। आई थिंक हमें जो चीज सेलिब्रेट करनी चाहिए बहैसियत पाकिस्तानी आज, वो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए कि पाकिस्तानी को जब मौका मिलता है, जब उसको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, तो पाकिस्तानियों में भरपूर जज्बा, जोश और टैलेंट, हर चीज मौजूद है। बदकिस्मती से वो मौके जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पे जाके इस तरीके से मिल रहे हैं कि कोई सर पैर नहीं है। आप सोचें कि आज यही अरशद नदीम भरपूर बैनुल अक़वामी कोचेस की ट्रेनिंग के साथ पहुंचे होते ओलंपिक्स में। इसी तरह ट्रैक एंड फील्ड पे पहली दफा हम ट्रैक एंड फील्ड पे आए, इंडिविजुअल्स उसके अंदर आए। सो दिस इज एज इट इज, ये बहुत बड़ा मोमेंट है। और फखरे आलम, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि मेडलिस्ट तो वो हैं ऑलरेडी। उन्होंने एशियन गेम्स जीती, साउथ एशियन गेम्स जीती, उसमें मेडल जीत चुके हैं, और इसमें भी वो टॉप 5 में रहे हैं। उनकी अटेम्प्ट्स बहुत अच्छी रही हैं। तो ओवरऑल जो हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं अरशद नदीम की, वो बहुत अच्छी रही है। तो फखरे आलम साहब, मैं चाहूंगा कि आप कुछ गुनगुना दें, क्योंकि कौमी हीरो थे वो ऑलरेडी बन चुके हैं हमारे लिए। बस जी, मैं तो चाहता हूं हर पाकिस्तानी की तरह मेरा ख्वाब भी जो है वो है कि पाकिस्तान को हम हमेशा टॉप पे देखें, पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन पे देखें। और नंबर 1 पोजीशन जरूरी नहीं है कि पोडियम पे आए। नंबर 1 पोजीशन जो है वो हमारे जज्बे से ही नजर आ सकती है कि जनाब जो भी है जज्बा भरपूर था, और वो आज इस पाकिस्तानी मुंडे ने भरपूर तरीके से दिखाया है कि उसने जाकर दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि चेहरे पे शान है, हाथों में जान है, ऊंची उड़ान है, दिल में तूफान है, लोहे का है जिगर, शेरों की चाल है, आंखें औकाब की इस माँ का लाल है,
ओए 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 मुंडा पाकिस्तानी है, मुंडा पाकिस्तानी है। वेल डन अर्शद नदीम, रियली प्राउड ऑफ यू, वेरी वेल डन। फखरे आलम साहब, अभी एक बड़ा बारीक पॉइंट आपने इसका जिक्र किया कि सहूलियात का ना होना, कम वसाइल के अंदर प्रैक्टिस करना। हमने जब एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें अरशद नदीम का वो प्रैक्टिस ग्राउंड दिखाया गया जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे, अपने कोच के अंडर वो तैयारी करते थे, मट्टी के टीलों से बना वेट वो उठाते थे। तो अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाता, आप क्या समझते हैं आज वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते? जिस पोजीशन पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जा पाते, अगर अच्छी फैसिलिटीज़ होती, अच्छी ट्रेनिंग का सामान होता, तो आज अरशद नदीम यकीनन वहाँ पहुँच जाते। जी, वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आता है जब आपके पास प्रॉपर सहूलियात होती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट होती है, प्रॉपर एथलेटिक डेवलपमेंट होती है, तो नज़र आता है। आप देखें कि किस शहर से उनका ताल्लुक है, एक छोटे से शहर से वो आए और वहां से आकर उन्होंने जो है वो ये सारा इतना बड़ा कारनामा अंजाम किया है। अब इसमें देखें सवालिया निशान आ जाते हैं क्योंकि अच्छा वक्त है, ठीक है, हमें मेडल आज ओलंपिक्स में नहीं मिला, आखिरी हमारा चांस था ये हासिल करने का, वो भी निकल गया। लेकिन मैं बात करूंगा जो हमारे वेट लिफ्टर भाई थे, उन्होंने जो कमाल किया, इन्होंने जो कमाल किया, और ये कहाँ अननोन हीरोज हैं जो अपनी अपनी मेहनत से खुद ही आ रहे हैं। तो वो सिस्टम किधर है, वो सिस्टम किधर है जिसकी हम बात करते हैं, वो सिस्टम कहाँ से आएगा? वो सिस्टम जिसके लिए लोग ओहदे तो बने हुए हैं, ओहदे भी हैं, डिपार्टमेंट भी हैं, उनकी अपना क्या नाम है, सरकारी दफातर भी हैं, इदारे भी हैं, इदारों पे ओहदेदार भी हैं, ओहदेदारों की बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी हैं, उनके आगे पीछे गाड़ियां भी हैं, मुलाजिम भी हैं, सब कुछ है। नहीं है तो जो एथलीट है उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसको सही करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये मेरे लिए, मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अगेन तनकीद नहीं करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से ये बहुत ही डिप्रेसिंग बात है कि इस मुल्क में 22 करोड़ की आबादी जहां पर मौजूद हो, वहां पे हम जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज को, स्पोर्ट्स को सही तरीके से प्रमोट नहीं करते, सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करते। इस बात की क्या वजह है कि पाकिस्तान में सिर्फ सनसनी या अहमियत सिर्फ क्रिकेट मैच को, बल्कि किसी भी मुल्क में ज्यादा अहमियत क्रिकेट मैच को दी जाती है? मुझे नहीं लगता कि इससे पहले आपने या मैंने जेवलिन थ्रो के बारे में इतना ज़्यादा सनसनीखेज अंदाज में सुना हो, जाना हो। अब चूंकि पाकिस्तान के घर घर में इसका नाम लिया जा रहा है, नेज़ेबाजी को सराहा जा रहा है, अरशद नदीम का नाम लिया जा रहा है, आप समझते हैं कि इस खेल को भी अब उतना ही प्रमोट होना चाहिए जितना हमारे मुल्क में क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है? जी बिल्कुल, देखें सुनिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की और इसका बिल्कुल इसको समराइज कर दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए कि आज सारे चैनल जो थे वो जेवलिन थ्रो दिखा रहे थे कि नहीं, सारे न्यूज चैनल्स भी जेवलिन थ्रो लाइव दिखा रहे थे। इसलिए घर घर में आज जेवलिन थ्रो की बात हो रही है, इसलिए आज घर घर में अरशद की बात हो रही है। इसी तरीके से तलत के साथ भी यही हुआ। तो आपको मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम इन चीजों को दिखाएंगे ही नहीं तो लोगों को पता कहां से चलेगा? तो पहली बात तो ये है कि इनको दिखाना, मवासिलात इनकी, ब्रॉडकास्ट इनकी करना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी चीज है, ब्रॉडकास्ट तब तक नहीं होगी जब तक कि ये सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होगी, इन द सेंस कि किसी गली मोहल्ले की चैंपियनशिप अगर हो रही हो तो उसको तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर आप कहेंगे कि कौमी सतह के खेल हो रहे हैं, इनको हम ब्रॉडकास्ट करेंगे और प्रॉपर तरीके से, वो नहीं जो जबरदस्ती का सरकारी काम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फखर साहब हमारे साथ रहिए, हमें जवाद अहमद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। जवाद साहब, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। आज हम देख रहे हैं कि अरशद नदीम टॉप 4 में जरूर आए हैं और पाकिस्तानियों का दिल जरूर जीत चुके हैं। हाँ जी, मैं असल में ये नहीं समझ आ रहा कि इसे तो अफसोस करना चाहिए या खुशी होनी चाहिए, लेकिन एक बात होता है कि पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी हमारे दोस्त ने वहाँ जाके झंडे गाड़े हैं, 4 लोगों में आए हैं वो फाइनल में। अगर वो नहीं भी जीते तो मेरी बहुत सारी दुआएं बल्कि पूरे पाकिस्तान की उनके साथ हैं आइंदा के लिए। और वो कहते हैं ना, खेल में तो हार जीत होती ही है। जब 2 लोग या ज्यादा लोग खेलते हैं तो कोई ना कोई जीतता है और कोई ना कोई हारता है। तो वो जो स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट जो होती है वो कायम रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो अरशद है, ये तो पाकिस्तान के लिए इन्होंने अपना नाम वैसे भी लिखवा लिया है हमेशा के लिए। जवाद अहमद साहब, पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर मियां चन्नू, उसका एक छोटा सा जिला मोहसिन वाल, यहाँ का रहने वाला 24 साल अरशद नदीम 29 साल बाद कोई पाकिस्तान का नाम यहाँ तक ले गया। ये हमारे लिए एक रोशन सितारा है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिसने लोगों को बता दिया कि जेवलिन थ्रो भी कोई गेम है।
घर घर में इस गेम को पहुंचा दिया, इसको आप किस तरह से ट्रिब्यूट देंगे? मैं चाहूंगी जिस तरह फखरे आलम ने उनके लिए कुछ गुनगुनाया, आप भी उनके लिए कुछ गुनगुना दें। मेरा तो बड़ा ही पर्टिनेंट इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। मेरा जो गाना है तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, बल्कि मैंने ये पूरे पाकिस्तान की जितनी भी ये साउंड ट्रैक में चल भी रहा है अभी। जवाद अहमद साहब, जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो ये आप गुनगुना भी दें लाइव हमारे चल भी रहा है। मैं पूरे पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, तमाम लोगों के लिए कर रहा हूँ, तमाम फील्ड के लोगों के लिए कर रहा हूँ जी, प्लीज प्लीज, स्पोर्ट्स के लिए खास तौर पे, ताकि आप बस लड़े, आप जब सब मेहनत करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हार जीत होती रहती है। तुम सुरखरू होगे तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ, पर तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। तेरी मेहनत तभी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी, जब तू साबित कदम होगा उनकी तरह, जो के गाजी बने जीते सब बाजियां, कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम, पर तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। जवाद अहमद साहब हमारे साथ हैं, फखरे आलम भी हमारे साथ हैं, उन्होंने गुनगुनाया भी। और सिद्रा, हमारी पूरी कौम के लिए ये एक ऐसा मोमेंट है कि हम सब ने बैठकर आज सिर्फ हमारी नज़रें टीवी स्क्रीन्स पर थीं और हम देख रहे थे कि जेवलिन थ्रो में हमारे अरशद नदीम कहाँ तक पहुँचते हैं, और उन्होंने यकीनन किसी को मायूस नहीं किया है। वो टॉप 4 में आए हैं, उन्होंने मेडल नहीं जीता लेकिन दिल जीत लिए हैं। बिल्कुल शाजिब, इस वक्त मेरे जज्बात ऐसे हैं कि मुझे ये नहीं मालूम कि अरशद नदीम हार चुके हैं, जीत चुके हैं। मुझे बिल्कुल वैसी ही खुशी महसूस हो रही है जो जीत की खुशी होती है, क्योंकि ये दिल जीतने की खुशी है। अरशद नदीम ने घर घर में जेवलिन थ्रो को पहुंचा दिया। अब कितने अरशद नदीम होंगे जो ऐसा बनना चाहेंगे, कितने बच्चे होंगे जो जेवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। इस गेम को पाकिस्तान में अच्छे से मुतारिफ करवा दिया अरशद नदीम। और मैं ये मेंशन कर दूं कि अरशद नदीम अब अपने छोटे भाई को ट्रेन भी कर रहे हैं और ऐसे ही वो ट्रेनिंग सेंटर खोलना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मौके नहीं फराम किए जाते, फंडिंग नहीं होती, इस वजह से हमारे कुछ जो टैलेंट है वो पीछे रह जाता है। मारिया वासी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मारिया साहिबा, आज हमने देखा, आप भी यकीनन टीवी स्क्रीन के सामने बैठी होंगे थे अरशद नदीम को, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में हमने देखा कि क्वालिफाइंग राउंड में गए, उसके बाद टॉप 4 में भी आ चुके हैं। आपके क्या जज्बात हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि यकीनी तौर पर उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो दैट ही गॉट एट दिस पोजीशन। और ये सिर्फ वो नहीं है बल्कि हम सारे पाकिस्तानी जो हैं इस पोजीशन पर आए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, whatever in the world we want to do हम कर सकते हैं। लेकिन आप खुद देखिए, I mean स्पोर्ट्स, अगर आप स्पोर्ट्स को थोड़ी सी तवज्जो दे दें, आप खुद देखेंगे, look at cricket, look at hockey, look at squash, look at other games which are in Pakistan। कोई सिस्टम नहीं है। हम समझे थे कि अब क्रिकेटर आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो कम से कम क्रिकेट को बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएंगे। बट ओवरऑल जो एक है ना, ये स्पोर्ट्स को वज़ीर साहब ने कहा है कि आखिरी 2 साल वो फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खेलों पर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम इस बात को नहीं इस बात से इनकार कर सकते कि अगर आप अपनी यूथ को इन चीज़ों में नहीं लगाएंगे तो फिर वो गलत तरफ जाएंगे, ड्रग्स में जाएंगे, पढ़ाई की तरफ नहीं जाएंगे। आपको उनको एक सही रास्ता देना है, उनको सपोर्ट करना है और उनको मेरिट पे ला के देना है। दिस इज सच अ वेरी वेरी हेल्दी थिंग और वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। और मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के लोगों को
اگر گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے تو جو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ دینی چاہیے. اور ایسا نہ ہو میں اسی پوائنٹ پر آپ سے بات کرنا چاہوں گی. انفیکٹ آئی فیل پین کہ ایک ایتھلیٹ جس نے اتنی محنت کی, انت تک محنت کی, محدود وسائل میں, اگر آپ ارشد کے گھر کے حالات دیکھیں کہ انہوں نے ٹریننگ کس طرح سے کی ہے تو وہ یہاں تک پہنچے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن وہ اس سے بھی آگے جا سکتے تھے. 2 گلوکار ہمارے ساتھ ہیں, جواد احمد, فخر عالم, آپ بڑا نام ہمارے ساتھ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیمپین چلنی چاہیے آپ لوگوں کی جانب سے بھی جس میں ہمیں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں کی فین فالوئنگ بہت بڑی ہے اور سب لوگ اس میں شامل ہوں گے تو لوگوں میں یہ اویئرنیس بھی آئے گی کہ ہمیں کس طریقے سے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈریشنز ہیں ان پہ بھی پریشر آئے گا کہ وہ ان تمام کو پلیئرز کو, ان تمام کھلاڑیوں کو, ایتھلیٹس کو ایک بڑا نام بنائیں پوری دنیا کے لیے. بالکل بالکل, دس از ویری ویری امپورٹنٹ جی کہ آپ, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کے بارے میں اس وقت سوچ رہے ہیں. یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. جن لوگوں نے ایک مقام بنایا ہے, اتنی محنت کی ہے, ان کو تو فار ایور ان کے لیے وظیفے یا ان کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارمز ہونے چاہیے کہ وہ ان کو یہ سوچنا نہ پڑے کہ بھائی اف آئی ایم پارٹیسپیٹنگ ان اے اسپورٹ یا میں اپنے ملک کا نام روشن کر رہا ہوں تو اس کے بعد میں کیا کروں گا. یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک کلیکٹیو تھاٹ ہونی چاہیے. پوری دنیا میں ہے تو ہم جہاں بری چیزوں کو فالو اتنی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو اچھی چیزوں کو بھی فالو کر لیں. سسٹم بنے ہوئے ہیں, آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن بات یہی ہے نا کہ آپ کو وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ, اور میں کہتی ہوں سول سوسائٹی کی طرف سے بھی بالکل سب کو مل کے کرنا چاہیے. اور صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے, آپ بھی ہمارے ساتھ اسی لیے رہیے. آپ کو بھی ارشد ندیم کے گھر لیے چلتے ہیں. ہمارے نمائندے آصف بلوچ اس وقت ارشد ندیم کے گھر پر موجود ہیں. آصف بتائیے گھر پر کیا سما ہے؟ دل تو جیت لیے ارشد ندیم نے. جو گاؤں کے لوگ وہاں پر جمع ہیں, جو اہل خانہ جمع ہیں, ان کے کیا تاثرات ہیں, کیا کہنا ہے اس وقت ان کا, ان کے جذبات ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. پورے پاکستان میں اس وقت صرف ارشد ندیم کا ذکر ہو رہا ہے. آصف بلوچ جی بالکل ایسے ہی ہے. کافی زیادہ صبح سے یہاں پر دیدنی ہمیں یہاں پر جو ہے جوش دکھائی دیا لوگوں کا. کافی زیادہ لوگ پر امید تھے. ارشد نے آج حساب شکن مقابلہ بھی کیا, بہت اپنا 100% دیا اور دنیا کے ٹاپ ایتھلیٹس میں جو ہے اس نے کمپیٹ کیا اور جو ہے وہ سرخرو بھی ہوا ہے ایک طرح سے, کیونکہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اولمپکس کو دیکھنا شروع کیا ہے اور سپورٹس کو خاص طور پر کرکٹ کے علاوہ جو ہے وہ دیکھنا شروع کیا ہے. لوگوں کے اندر امنگ پیدا ہوئی ہے. اس کے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ارشد بننا چاہتے ہیں. ارشد کے بھائی شاہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, بھائی نے بہت اچھا مقابلہ کیا, ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھ کر اتنے بڑے پلیٹ فارم پر جا کر پرفارم کیا. کتنے زیادہ پراؤڈ ہیں, اور ارشد کوالیفائی تو نہیں کر سکے لیکن پھر بھی کتنے زیادہ خوش ہیں؟ الحمدللہ یہ ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہمارے بھائی ہم سے کافی چھوٹے ہیں, 24 ایج ہے ان کی, اور 24 ایج میں آپ سمجھدار ہیں کہ پاکستان کا بچہ چھوٹے سے گاؤں سے لے کے اولمپک پہ چلا گیا وہ. تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ کیونکہ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ اس نے فائنل ون کیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, اس کے نے جو 5ویں تھرو کی ہے وہ اچھی نہیں ہوئی کیونکہ وہ تھرو اوپر چلے گئی ہے, آگے جانے کی نسبت اوپر چلے گئی ہے. اگر وہ آگے جاتی تو الحمدللہ وہ 90+ ہوتی. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, الحمدللہ آپ دعا کریں. نیکسٹ ٹائم چھوٹا بھائی بھی تیار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جیولن تھرو کا نام دنیا میں روشن کریں گے. ہمارے پاس بڑے موقع ہیں کیونکہ یہ پہلا موقع تھا اور ارشد ندیم اب کم عمر ہے, ینگ ہے, جوان ہے, طاقت ہے ان کے پاس. انشاءاللہ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, انہوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور نیکسٹ ٹائم یہ اچھی ٹریننگ کریں گے دونوں بھائی اور ملک کا نام روشن کریں. جی بالکل, ابھی بھی جذبے جو ہیں وہ جوان ہیں اور اگلے اولمپکس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی جائیں گی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی بھی حوصلے پست نہیں ہوئے, بالکل بھی پست نہیں ہوئے, اور یہ ہار نہیں ہے, یہ جیت ہے کیونکہ پہلا اولمپکس ہے اور ٹاپ ایتھلیٹس کے ساتھ جا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میاں چنو سے ایک لڑکا جاتا ہے اور کمپیٹ کرتا ہے اور پورے پاکستان کو ایک دفعہ دوبارہ جو ایک امید ہے, جو سب سے زیادہ ایک بات ہوتی ہے کہ امید جگانا, وہ امید جگائی گئی اور جو ہے ٹاپ ایتھلیٹس کے ساتھ مقابلہ کیا گیا. ارشد کے گاؤں میں ہر بندہ اس وقت بھی, چاہے وہ ہار گئے ہیں تو فخر محسوس کر رہے ہیں. ہر کسی کا جو کہتے ہیں چین اپ تو چین اپ ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اگلے جب اولمپکس میں جائیں گے تو بھرپور تیاری کر کے جائیں گے اور انشاءاللہ تب گولڈ میڈل جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضرور لے کے آئیں گے. ارشد کی عمر ابھی صرف 24 سال ہے, ابھی بھی ان کے پاس کافی وقت ہے, اور ارشد کے جو چھوٹے بھائی عقیل ہیں وہ بھی پاکستان کے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پر ابھی بھی کھیل رہے ہیں. بالکل آصف بلوچ, ابھی ان کے پاس بہت سارے موقع آگے بھی آئیں گے اور یقینی
यकीनी तौर पर अगर अभी वो टॉप 4 में हैं तो आगे जाके वो नंबर 1 पर भी आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें साथ साथ बता रहे थे उनके गांव में इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ओलंपियन समीउल्लाह साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। समीउल्लाह साहब, यकीनी तौर पर आप टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे, आज जो समा बंधा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, आज हर जबान पर सिर्फ एक नाम है अरशद नदीम का, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये एक वाहिद एथलीट थे जो फाइनल राउंड तक पहुंचे। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि भारत ने 6 मेडल्स जीत लिए हैं। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की इस वक्त स्टैंडिंग क्या है? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा खास तौर पर समा को कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, सब लोगों को बुलाया, जैसे जवाद अहमद और हमारे दोस्त गुलकार अली आए और मारिया भी आई और उनके देहात गए, सबको दिखाया। बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मैं ये कहूँ कि ओलंपिक क्योंकि 1976 का मैंने खेला, 1984 का मैंने देखा, उसमें इतना सख्त मुकाबला होता है कि एक एक इंच जो है बड़ी अहमियत रखता है। तो अब अरशद नदीम की बड़ी हिम्मत है, खुद ब खुद क्वालिफाई किया उन्होंने। और इस कोविड के हालात में जहाँ पर वो कुछ इंडिविजुअल या कहीं बाहर जाके कुछ ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे, उनको और उनकी जो टीम, उनके साथ जो लोग थे, उनके वालिदैन थे, और ख़ास तौर पर मियाँ चनू जैसे आपने कहा एक छोटे से शहर से उठ के इतना बड़ा मार्का मारा, उन्होंने खुद ब खुद क्वालिफाई किया और चौथे नंबर पे आए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं कहता हूँ कि मुबारकबाद के मुस्तहिक अच्छा, सारे लोग। समीउल्लाह साहब, मैं आपसे जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप तो यकीनी तौर पर खेल चुके हैं, जीत चुके हैं, उस वक्त क्या जज्बात होते हैं, कितना प्रेशर होता है? क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर आपको पूरी दुनिया देख रही होती है, पूरे पाकिस्तान की नज़रें आप पर होती हैं, वो प्रेशर कैसा होता है? वो कितना मुश्किल वक्त होता है जब आप ऐसे फाइनल राउंड्स में होते हैं और मेडल के लिए लड़ रहे होते हैं? देखें, एशियन गेम में जो विद इन एशिया है या यूरोपियन जो गेम्स होती हैं, उनके विद इन रीजन वो इतनी मुश्किल होती है, वहाँ पे रिकॉर्ड कायम हो रहे होते हैं। तो ओलंपिक तो एक ऐसा बड़ा फोरम है जहाँ पे दुनिया के बेहतरीन एथलीट और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि 100% देने के लिए वो आते हैं। तो एक प्रेशर बड़ा होता है वहाँ पर कि मेरा मुकाबला इस खिलाड़ी से है, ये खिलाड़ी मुझसे सिर्फ 2 इंच ज़्यादा थ्रो फेंक रहा है, ये खिलाड़ी मुझसे ज़्यादा अच्छा ड्रिबल कर रहा है, भाग रहा है, तो एक प्रेशर होता है। लेकिन इन जैसे नौजवान खिलाड़ी जिसको इतना तजर्बा भी नहीं है इंटरनेशनली, क्योंकि हम तो सारे खेलते हैं ग्रेजुअली, एशियन गेम खेल ली, फिर उसके बाद कोई ना कोई वर्ल्ड कप खेल लिया, चैम्पियंस ट्रॉफी खेल ली, ओलंपिक में जाके इतना अच्छा परफॉर्म करना, मेरे ख्याल में इनके टेम्परामेंट को दाद देनी चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इनको जितनी फैसिलिटी और दे सकते हैं इनको, इनके भाई को, इन जैसी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को, क्रिकेट और हॉकी के अलावा, तो मेरे ख्याल में और अच्छा होगा। हमारे पाकिस्तान में बॉक्सिंग में बड़े चांसेस हैं, स्क्वॉश में बड़े चांसेस हैं, अगर आप देखें तो वेट लिफ्टिंग में बड़े अच्छे चांसेस हैं हमारे। अब ये जेवलिन थ्रो एक नई चीज़ आई, तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बढ़ चढ़ के कैप्चर करे खिलाड़ी और उनको अच्छे लेवल की ट्रेनिंग दे। लेकिन समीउल्लाह साहब, वजह क्या है? जैसे आपने खुद मेंशन किया बहुत सारे स्पोर्ट्स के हवाले से, स्क्वॉश, वेट लिफ्टिंग, जेवलिन थ्रो, इसके साथ हॉकी, ये तमाम शोबे वो हैं कि जब तक कोई एथलीट मेहनत करके वहाँ पहुँच ना जाए और पहुँचने के बाद अपनी जितनी कैपेसिटी में वो मेहनत कर सकता है करके वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद नाकाम होकर वापस ना आ जाए, तब तक तवज्जो नहीं दी जाती। क्या वजह है? अगर बेहतर फैसिलिटीज़ होती, महदूद वसाइल ना होते, वसाइल फराहम किए जाते, तो आज यही एथलीट वहाँ से जीत कर भी वापस आ सकते थे। बिल्कुल आप सही फरमा रही, यही तो हमारी एक मुसलसल ख़राबी है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की सुस्ती है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है वो इतना फ़ाल नहीं, जो लोकल फेडरेशंस हैं वो, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, वो इतनी फ़ाल नहीं है। बाहर के अब मुल्कों में देखें तो वो खिलाड़ी कैप्चर करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से वो खिलाड़ी सेलेक्ट करके उनको ग्रूम करते हैं, और ग्रूम करते हैं बिल्कुल साइंटिफिकली नए तरीके के साथ कि आप अगर लेफ़्ट फुट स्ट्रॉन्ग होगा तो हर चीज़ बेहतरी होगी। आप देखें कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें आपका बायां पाँव प्रॉपर जगह पे आए तो वो जो थ्रो, वो जो गेंद, वो जो पुश, वो होता है, बेहतर होता है। तो ये चीज़ें सीखने के लिए, इसीलिए जो आजकल आप देखें कोचिंग इतनी महंगी होती जा रही है, जो कोचों की टीम है वो एक उसके साथ वीडियो एनालिस्ट भी होता है, उसके साथ डाइटिशियन भी होता है, उसके साथ ट्रेनर भी होता है और कोच उसको बताता है। तो ये समीउल्लाह साहब, आज जब सेकंड राउंड में अरशद नदीम ने थ्रो किया तो उनके थ्रो में तो कुव्वत थी, लेकिन जो उनका पैर था वो लाइन के ऊपर आ गया, यानी कि वो ओवर स्टेपिंग कर गए। या आप उसी जानिब इशारा कर रहे हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग की जानिब आप ये बात कर रहे हैं कि या कम वसाइल के अंदर जो ट्रेनिंग होती है?
جی بالکل، یا اس طرح کہہ لیں کہ ٹیمپرامنٹ جس کو کہیں کہ بالکل ٹیمپرامنٹ جو ہے بلٹ نہیں ہوتا. جب ٹریننگ کرائیں گے تو وہ انڈیورنس پاور دیتا ہے کوچ کہ آپ نے مشکل حالات میں کیسے فائٹ کرنا ہے. ہم جو کچھ بھی ہے لیکن ان کی بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے ارشد نے بڑی ہمت کی اور ویٹ لفٹر نے بھی 5 نمبر پہ وہ آئے. تو یہ چیزیں جو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, جو ڈسکشن میں سن رہا ہوں, حکومت کو یہ نہ ہو کہ ایک ہفتے کے بعد ہم سب بھول جائیں. اس کو آنر کرنا چاہیے اور اس قسم کے اور کھلاڑیوں کو بھی بلا کے وزیر اعظم, پریزیڈنٹ شاباشی دیں اور ان کو اچھے مراد دیں, اچھی نوکریاں دیں, تاکہ اگلا اولمپک جو ہو اس میں ان کی پرفارمنس اور بہتر ہو اور میڈل کی طرف جائیں. اچھا سمیع اللہ صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں 92-94 کے بعد ہم نے میڈل جیتنا بالکل ہی چھوڑ دیے ہیں, اور آپ تو خود اولمپئن رہے ہیں, آپ جانتے ہیں ہماری 2 بار مسلسل 2 بار ہم کوالیفائی نہیں کر سکے اولمپکس میں. ہماری جو ہاکی کی ٹیم ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں غلطیاں کہاں ہیں؟ ابھی بھی جو ہمارے 10 پلیئرز گئے ان میں سے 9 وہ پلیئرز تھے جو انویٹیشنل وہاں پہ گئے, باقی صرف ایک ہمارے ارشد ندیم تھے جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں غلطیاں کہاں ہیں, کوتاہیاں کہاں ہیں جن کو ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے, جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے 22 کروڑ عوام میں سے زیادہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہاں جا سکیں, اولمپکس کے مقابلوں میں زیادہ تعداد میں شرکت کر سکیں, کھیل سکیں, ان کو مواقع فراہم کیے جائیں. ہماری غلطیاں کہاں ہیں؟ آپ نے جیسے صحیح فرمایا کہ پچھلے 2 اولمپک میں پاکستان ہاکی نے کوالیفائی نہیں کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے کھلاڑی گئے وہ وائلڈ کارڈ لے کے گئے, کیونکہ جو اولمپک ایسوسیشن ہے انٹرنیشنل وہ کوشش کرتی کہ چھوٹے علاقوں میں, چھوٹے جہاں پہ ملک ہوں, ان کو پیٹرنیج دے, وہاں کھیلوں کا فروغ کرے. تو ہمارے جو میں وہی پھر کہتا ہوں کہ لوکل فیڈریشن میں سیاست بڑی ہے جو نہیں ہونی چاہیے, اور اچھے کھلاڑی کو آگے لانا چاہیے. اور اچھا کھلاڑی اگر کوئی بھی ہو, جیسے ہمارے وقت میں کوچز اتنے اچھے تھے, ان22 تھے, ارماشا نور خان, عاطف حمیدی, اور اس کے بعد بہت سارے ایسے پریزیڈنٹ بھی آئے, سیکرٹریز بھی آئے, جو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ لگن کے ساتھ چاہتے تھے کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم جیتے. اگر اس قسم کے لوگ ہوں تو میرے خیال میں پاکستان کے باقی کھلاڑی بھی ضرور آئیں. لیکن اب تک سمیع اللہ صاحب بہت نقصان ہو چکا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ, پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن, لوکل فیڈریشنز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ان کا جو آپس کا کانفلکٹ ہے یا جو پولیٹکس ہے, اس کی نظر اب تک کتنے کھلاڑی ہو چکے ہیں, کتنے نام ضائع ہو چکے ہیں؟ آپ اپنے کریئر کو, اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں اسی وجہ سے سپورٹس آہستہ آہستہ پاکستان سے دور ہوتا جا رہا ہے. ایک انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے, ایک گورنمنٹ کے جو انسینٹیوز تھے, اس وقت تو میں یہ کہوں گا صرف پاکستان وابڈا ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ کھلاڑیوں کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے. باقی سارے جتنے بھی بینکس ہیں, جتنے بھی ٹاپ کے PIA, کسٹمز ہو گئی, ریلوے ہو گئی, پولیس ہو گئی, یہ سارے کے سارے ایک طرف چلے گئے. ان سب کو واپس آنا چاہیے. اور میں ایک چیز بتاؤں کہ 1976 میں نادیہ کیمروچی نے جب 6 میڈل جیتے, اس وقت تو 13 سال کی تھی, تو رومانیہ میں کیمرزم تھا, تو ان کے کوچ یہ کہہ رہے تھے جب پریس کانفرنس ہوئی کہ ہم ایک میڈل کے لیے کئی لاکھ ڈالر خرچ کرتے ہیں تاکہ جو آپ لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کو نگیٹ کیا جائے. تو ایک اتنی اچھی تھی, آج خبر پوری دنیا میں جب جائے گا کہ ہمارے کھلاڑی نے چوتھی پوزیشن حاصل کی. ایک پاکستان, ایک چھوٹا ملک جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, جہاں پہ بڑی ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں, تو ایک نیک نامی کا باعث بنتی ہے. حکومت کو سوچنا چاہیے. سمیع اللہ صاحب, جیسا کہ آپ فیڈریشن کا ذکر کر رہے ہیں, ویسے تو اگر بات کریں تو ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے, اس میں تو ہمیں کوالیفائی تو کرنا ہی چاہیے, ہمیں تو جیتنا بھی چاہیے. لیکن فیڈریشن میں بڑے نام آئے ہیں, مگر کسی نے کوئی بڑی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے. شہباز سینئر بھی سیکرٹری رہے ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہاکی فیڈریشن میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں پھر وہی سوال کروں گا کہ غلطیاں کہاں ہیں, کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جو ہمارا سپورٹس بورڈ ہے اس کو کیا کردار ادا کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے جو ایتھلیٹس ہیں وہ آگے بڑھیں, میڈلز جیتیں اور پاکستان کی سرزمین پر میڈلز لے کے آئیں واپس؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک. جیسے میں فیڈریشن کی آپ نے بات کی, جیسے شہباز کی اختر رسول بھی تھے, قاسم ضیاء بھی تھے ہاکی فیڈریشن میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا 4 سال میں کچھ نہ کریں اور اگلے 4 سال کے لیے سب کچھ کریں. حالانکہ اگر آپ پرفارمنس بیسڈ کام کریں تو میرے خیال میں گورنمنٹ بھی آپ کو پیٹرنیج دے گی اور سارے کھلاڑی بھی آپ سے خوش ہوں گے. اسی پہ زور دینا چاہیے اس جو بھی فیڈریشن میں آئیں. میں دیکھتا ہوں کہ کوئی 16 سال سے ہے, کوئی 20 سال سے ہے, اس کی کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے ملک میں کوئی میڈل نہیں آتا. اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو, چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو,
उसको सोचना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो फेडरेशन के ऊपर के लोग आएँ उनको ये सोचना चाहिए कि हमने कंट्रीब्यूट करना है। अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक तो मुल्क की खिदमत करेंगे और फिर अपना नाम पैदा करेंगे और फिर खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करेंगे। अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएँ, जैसे हम सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी भी पोटेंशियल है, हर स्पोर्ट्स में पोटेंशियल है, क्योंकि बच्चे इंटरनेट से देख रहे हैं, खुद ब खुद शौक पैदा कर रहे हैं। तो इनको सिर्फ हमने इज्तिमाई तौर पे जमा करना है और जमा करके अच्छे मौके फराहम करने हैं ताकि उनको पता चले कि मैंने किस जगह क्या चीज़ करनी है। बिल्कुल, वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, अपने घर के इक्विपमेंट से वो ये प्रैक्टिस करते हैं कि हमने ओलंपिक्स में जाके कैसे शिरकत करनी है। समीउल्लाह साहब हमारे साथ ही रहिए। आज अर्श की जो मूवमेंट्स थी वो ओलंपिक्स की 2020 की टोक्यो में, वो अपने नाजरीन को कुछ झलकियाँ दिखा देते हैं। अपने नाजरीन को दिखाते हैं।